बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, 18वीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति के काल की तुलना में धरती की सतह का औसत तापमान इस समय 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है और बीते 1 लाख साल के दौरान किसी भी समय से अधिक गर्म है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2011 से 2020 का पिछला दशक अब तक का सबसे गर्म रहा और 1850 के बाद के सभी दशक अपने पूर्व के दशक से अधिक गर्म रहे। मतलब 1850 के बाद का हर डिकेड, हर दशक अपने पहले के दशक से ज्यादा गर्म रहा। औद्योगिक विकास के साथ साथ पृथ्वी भी धीरे धीरे गर्म होती रही। गर्मी की यह सीमा जब मानव शरीर की सहन शक्ति को पार कर गई, तब भारत ही नहीं, दुनिया इसका दुष्प्रभाव महसूस कर रही है। भारत की बात करें तो शायद यह पहला ग्रीष्मकाल है जब बढ़ा हुआ तापमान और हीट वेव ने लोगों को इसकी पीड़ा का एहसास कराया। अगर कार्बन उत्सर्जन पर तुरंत और तीव्र गति से नियंत्रण लगाने की दिशा में सही कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले दिनों में खाद्य संकट पैदा होगा और मानव जीवन पर अस्तित्व का संकट आ जाएगा। पर्यावरण विज्ञानी बताते हैं कि बीते 200 वर्षों में निर्मित इस स्थिति के लिए मानव या मनुष्य ही जिम्मेदार है। बीते 2000 सालों में किसी भी समय इतनी तेज गति से बढ़ती गर्मी के लिए ग्रीन हाउस गैसें ही बड़ा कारण है और इन ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा कारण तेज गति से विकास हासिल करने के लिए औद्योगिकीकरण में उपयोग किया गया जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। इसका नतीजा यह होगा कि अत्यधिक सूखा पड़ेगा, पानी का संकट होगा, आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी, समुद्र तल भी बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलने की गति तेज हो जाएगी, आंधी, तूफान और जैव विविधता का क्षरण होगा। और ये सारे कारण ऐसे हैं जो मानव सभ्यता के अंत का कारण बनेंगे। कोयला, तेल और गैस वैश्विक जलवायु परिवर्तन में अब तक के सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जलवायु परिवर्तन में कोयला, तेल और गैस मतलब जीवाश्म ईंधन का है। तो जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 75% से अधिक और सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 90% के लिए जिम्मेदार हैं। औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन का 25% उत्सर्जित करता है, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सीमेंट, स्टील और लोहे जैसे निर्माण इनपुट के साथ साथ प्लास्टिक और अमोनिया जैसे पेट्रोकेमिकल सहित इस क्षेत्र में कई उच्च उत्सर्जन वाली गतिविधियां शामिल हैं, जिन्हें डीकार्बोनाइज करना कठिन माना जाता है। डीकार्बोनाइज करना मतलब जो कार्बन उत्सर्जन है उसके प्रभाव को निष्क्रिय करना। एक बार कार्बन उत्सर्जन हो गया, उसको निष्क्रिय करना बहुत मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन के कारण विकास पर पड़ने वाले खतरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए विश्व बैंक समूह ने 3 क्षेत्रों में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि के संभावित प्रभावों को देखने के लिए पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एंड क्लाइमेट एनालिटिक्स को नियुक्त किया था। पर्यावरण विज्ञानियों के भारत के लिए कुछ निष्कर्ष इस प्रकार निकले। भारत में बताया गया कि असामान्य और अभूतपूर्व गर्म मौसम की स्थिति बहुत अधिक बार आने की संभावना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी है और इनका स्पैन भी, अगर क्लाइमेट चेंज को रोकने में हम लोग सफल नहीं हुए तो ये फ्रीक्वेंसी और स्पैन हीट वेव का बढ़ता जाएगा। विश्व के औसत तापमान में 2 डिग्री की अगर वृद्धि होती है तो भारत का ग्रीष्मकालीन मानसून अत्यधिक अप्रत्याशित हो जाएगा, मतलब जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। और अगर यही तापमान वृद्धि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है तो अत्यधिक आर्द्र मानसून, जिसके वर्तमान में 100 वर्षों में केवल एक बार होने की संभावना होती है, सदी के अंत तक हर 10 वर्ष में होने की अनुमान है।
4 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के कारण भारत के पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत में नए उच्च तापमान वाले जलवायु तंत्रों की ओर बदलाव होने का अनुमान है, जिसका कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। 1950 के दशक से मानसून की बारिश में गिरावट देखी जा रही है। इसका कारण है कि 1950 से ही ये जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भारी बारिश की घटनाओं की आवृत्ति भी उसके बाद बढ़ी है और इधर खास तौर से पिछले एक दशक में बहुत ज्यादा बढ़ी है। मानसून में अचानक परिवर्तन से बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे भारत के एक बड़े हिस्से में बार बार सूखा पड़ने के साथ साथ बाढ़ आने की प्रत्याशा है। भारत के उत्तर पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में औसत से अधिक बारिश होगी। शुष्क वर्षों के और अधिक शुष्क होने तथा गीले वर्षों के और अधिक गीले या आर्द्र होने की संभावना है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में हुआ। जूट उद्योग का प्रारंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना से हुआ और कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के रानीगंज में 1772 में शुरू हुआ। पहली रेलगाड़ी 1854 में चली। टाटा लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर, जो अब झारखंड में है, ये सन 1907 में स्थापित किया गया। मतलब ये भारत में औद्योगिकी या औद्योगिकीकरण की शुरुआत की घटनाएं हैं। इनके बाद कई मंझले तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों जैसे सीमेंट, कांच, साबुन, रसायन, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि की स्थापना भी हुई। स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक उत्पादन ना तो पर्याप्त थे और ना ही उनमें विभिन्नता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 60% से अधिक था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में व्यवस्थित रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिकी योजनाओं को समाहित करते हुए कार्यान्वित किया गया और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारी और मध्यम प्रकार की औद्योगिकी इकाइयों की स्थापना की गई। औद्योगिकीकरण से रोजगार सृजन हुआ और अर्थव्यवस्था ने गति तो पकड़ी, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी साथ में बढ़ा और उसके साथ साथ प्रदूषण भी। उद्योगों को चलाने के लिए पेट्रोलियम गैस के साथ साथ थर्मल पावर प्लांट भी लगते चले गए। तब तक पृथ्वी इतनी गर्म तो नहीं हुई थी जितनी आज है, जो कि असहनीय हो चुकी है। इसलिए विकास की दौड़ में पृथ्वी की सतह के गर्म होने की तरफ उस समय किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से कहीं अधिक निजी क्षेत्र के उद्यम लगने लगे। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो बढ़ा ही, भूमिगत जल दोहन भी होने लगा। भारत में विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान है। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा करीब 280 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्माण उद्योग राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। ऐसी स्थिति में यह सोच पाना भी मुश्किल है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि अगर उनको आप नियंत्रित करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण पर प्रभाव पड़ेगा और भारत की विकास की गति मंद या थम सी जाएगी, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। अब देखना यह होगा कि विकास की गति औद्योगिकीकरण के साथ साथ हम जलवायु परिवर्तन को भी या ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को भी कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। ये एक चुनौती सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के सामने है। मैं दो टूक के लिए आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।